नमस्कार। चलिए आज एक कहानी को सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उसकी दीवारों के पीछे झांक कर देखते हैं कि आखिर डर पैदा कैसे होता है। हम एक साइकोलॉजिकल हॉरर कहानी को परत दर परत खोलेंगे, ये समझने के लिए कि कोई कहानी हमारे जहन में धीरे धीरे खौफ कैसे भर देती है और क्यों कुछ घर अपने राज कभी नहीं छोड़ते। और कहानी की शुरुआत इसी एक सोच से होती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की खोज है कि कैसे कुछ जगहें, खासकर हमारे घर, हमारी यादों, हमारे डर और यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी कैद कर सकती हैं। ये एक लाइन समझिए, पूरी कहानी की नींव रखती। तो हम इस कहानी के डर की बनावट को 5 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। हम देखेंगे कि कहानी की बुनियाद कैसे रखी जाती है, फिर एक मामूली सी दस्तक से खौफ कैसे बढ़ता चला जाता है और आखिर में एक ऐसा मोड़ कैसे आता है जो इस कहानी को हमेशा के लिए जहन में अटका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक क्लासिक सेटअप से होती है। एक अकेला इंसान और एक रहस्यमयी घर, और बस यहीं से साइकोलॉजिकल डर का बीज बो दिया जाता है। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर रवि से और उस घर से जो इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर है। दो बातें तुरंत खतरे की घंटी बजाती हैं। घर बहुत सस्ता है और 7 साल से खाली है। याद रखिए, हॉरर कहानियों में ऐसी डील्स कभी अच्छी नहीं होती। और ये आ गई वो क्लासिक वार्निंग जिसे हर हॉरर फिल्म का हीरो क्या करता है, नजरअंदाज कर देता है। ये क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि खतरा सामने है और किरदार जानबूझकर उसमें कदम रख रहा है। इससे टेंशन और बढ़ जाता है। रवि का ये जो यकीन न करना है ना, ये उसे हमारे जैसा बनाता है। हम भी तो भूत प्रेत पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करते हैं ना, है ना? इसीलिए जब उसका सामना असली डर से होता है तो उसका असर कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा लगता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से असली खेल शुरू होता है। यहाँ कहानीकार बड़ी चालाकी से रात दर रात एक अनदेखे खतरे के जरिए डर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये डर का विकास है। शुरुआत होती है एक मामूली टक टक की आवाज से जिसे कोई भी नजरअंदाज कर सकता है। फिर वो आवाज किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाती है, फिर सांसों की आवाज और आखिर में एक गीली हथेली का निशान। अब डर सिर्फ कानों तक नहीं, आंखों के सामने है, एक सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये कहानी साइकोलॉजिकल हॉरर का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसका मकसद जंप स्केयर देना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग को असहज करना है, आपके मन के साथ खेलना है। ये डर आंखों पर नहीं, सीधा दिमाग पर हमला करता है। अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़। अब तक जो खतरा था वो बस महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो आपसे बात करना चाहता है। डर अब पैसिव नहीं, एक्टिव हो चुका है। जरा उस सीन को सोचिए। कमरे में पूरा सन्नाटा है। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा है। वो हिम्मत करके उस रहस्य के और करीब जाता है, ये जानने के लिए कि आखिर ये आवाज है क्या। यही वो पल है जहां उसका सारा शक, सारा अविश्वास टूटने लगता है। और तभी ये फुसफुसाहट, ये शायद कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पल है। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक एहसास है कि दीवार के उस पार जो भी है वो जानता है कि रवि सुन रहा है। खतरा अब सिर्फ मौजूद नहीं है, वो इंटेलिजेंट है। और अब बारी है क्लाइमैक्स की। रवि आखिरकार फैसला करता है कि बस बहुत हुआ, वो डर का सामना करेगा। लेकिन उससे जो मिलता है वो किसी भूत या शैतान से कहीं ज्यादा खौफनाक है। इस सीक्वेंस में रफ्तार ही सब कुछ है। रवि का पहला वार, दूसरा, तीसरा, हर हथौड़े के साथ उसका बढ़ता हुआ गुस्सा और हताशा दिखती है। वो सिर्फ एक दीवार नहीं तोड़ रहा, वो अपने डर की हद को तोड़ रहा है। और फिर चौथे वार के साथ दीवार टूट जाती है। इस स्लाइड में सबसे खौफनाक बात बताई क्या है? समानता। दीवार के उस पार कोई डरावनी दुनिया नहीं, बल्कि उसी के कमरे की एक परछाई है, और उस परछाई में वो खुद बैठा है। बस एक बिगड़ा हुआ, एक डरावना रूप। असली डर बाहर से नहीं, अंदर से आता है। दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। ये एक लाइन बस सब कुछ साफ कर देती है। ये एक रिप्लेसमेंट का इशारा है, जैसे उस हमशक्ल ने रवि की जगह ले ली है। उसका संघर्ष खत्म हो गया है, पर जीत उसकी नहीं हुई। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसे डॉपलगैंगर कहते हैं।
अपने ही जैसे किसी को देखना हमेशा से एक बुरा शगुन माना गया है, क्योंकि ये हमारी पहचान के संकट और हमारे ही अंदर के अंधेरे का प्रतीक है। चलिए अब कहानी की एंडिंग को समझते हैं, जो कि सबसे जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि ये असल में कोई एंडिंग है ही नहीं। ये एक लूप है, एक चक्र जो इसे और भी ज्यादा डरावना बना देता है। ये सुबह राहत नहीं बल्कि और ज्यादा बेचैनी लेकर आती है। सब कुछ नॉर्मल हो गया है। रवि के संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं बचा, जैसे कि जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं था। रियलिटी को रीसेट कर दिया गया है। और ये रहा फाइनल पंच। कहानी रवि पर खत्म नहीं हुई। वो तो उस घर का बस एक और शिकार था। असली कहानी तो उस घर की है, उस दीवार की है, जो अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। ये चक्र फिर से शुरू हो गया है। इस तरह की एंडिंग का मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। ये हमें ये एहसास कराता है कि कुछ ताकतें हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। किरदार बदल सकते हैं पर कहानी वही रहती है। असली विलन वो घर है और इंसान सिर्फ उसकी कहानी के पन्ने हैं। और आखिर में हम उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं कि कुछ घर यादों से बने होते हैं। अगर हमारे रहने की जगहें हमारी कहानियों को कैद कर लेती हैं, तो क्या हम कभी भी अपने अतीत से या अपने खुद के डर से सच में भाग सकते हैं? ये सोचने वाली बात है।